पंडित नवल किशोर शर्मा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दौसा के एमकॉम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फाइनल ईयर के समस्त छात्रों का एक बार मैं पुनः स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता ही है, आज बुधवार है, वेंसडे है और आज के दिन अपन औद्योगिक संबंध एवं सामाजिक सुरक्षा विषय पर भी चर्चा करते हैं। ये पेपर भी अपन पढ़ते हैं और इस पेपर में पिछली क्लास में मैंने आपको ट्रेड यूनियंस के बारे में बताया था कि ट्रेड यूनियंस कितने प्रकार की होती हैं और ख़ास तौर पर ट्रेड यूनियंस के क्या उद्देश्य होते हैं, श्रम संघों के क्या उद्देश्य होते हैं। आज इस क्लास में अपन श्रम संघों के कार्यों की चर्चा करते हैं कि श्रम संघों के कार्य क्या होते हैं। तो प्रत्येक श्रम संघ जो होते हैं उनके अपने कुछ उद्देश्य होते हैं, उनके अपने कुछ राजनीतिक एजेंडे होते हैं और उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उनको बहुत से कार्य करने पड़ते हैं। इन कार्य क्षेत्र श्रम संघों के विकास के साथ साथ बढ़ता चला गया है। जॉन प्राइस ने वर्तमान श्रम संघों के कार्यों के संदर्भ में अत्यंत ही सटीक लिखा है। उन्होंने कहा कि आधुनिक श्रम संघों के कार्यकलाप श्रमिकों को उचित मजदूरी दिलाने तथा कार्य की दशाओं में सुधार करवाने तक ही सीमित नहीं है। मतलब आधुनिक श्रम संघों जो क्रियाकलाप हैं वो श्रमिकों को उचित मजदूरी दिलाने, उनको प्रॉपर वेजेस मिल जाए या कार्य की दशाओं में सुधार करवाने तक ही सीमित नहीं है, या वर्किंग कंडीशंस में कोई सुधार हो, इम्प्रूवमेंट हो, वहाँ तक ही उनका कार्य सीमित नहीं है, बल्कि वे उन सभी कार्यों से भी संबंधित हैं जिससे श्रमिक प्रभावित होते हैं। मतलब श्रम संघों को वो कार्य भी करने पड़ते हैं जिनसे श्रमिक प्रभावित होते हैं। अब चाहे वे कार्य श्रम शक्ति के रूप में करते हों चाहे नागरिक के रूप में हों। तो कुल मिलाकर जॉन प्राइस ने ये बताया कि श्रम संघों के जो कार्य हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। उनके कार्य केवल वर्किंग कंडीशंस में सुधार लाना या वेतन वगैरह के संदर्भ में या उचित मजदूरी दिलाने के संदर्भ में ही प्रयास करना शामिल नहीं है, बल्कि श्रम संघों के कार्यों में सभी कार्य सम्मिलित हैं जिनसे श्रमिक प्रभावित होते हैं, चाहे व्यक्तिगत रूप में चाहे एक श्रम शक्ति के रूप में प्रभावित होते हैं। वैसे श्रम संघों के जो कार्य हैं उनको हम विभिन्न भागों में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं। तो इनका मोटे रूप में हम 7 भागों में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं। जैसे पहला है इनके आंतरिक अथवा संघर्ष के कार्य, दूसरा है कल्याणकारी या बाहरी कार्य, तीसरा है प्रातिनिधिक कार्य, चौथा है सूचना कार्य, पांचवा है शोध कार्य, छठा है राजनीतिक कार्य और सातवां है विकासात्मक कार्य। अपन इन कार्यों की एक एक करके चर्चा करते हैं। पहला कार्य है आंतरिक या संघर्ष के कार्य, इंट्राम्यूरल और फाइटिंग फंक्शंस। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, संघर्ष के कार्य से तात्पर्य उन कार्यों से है जिनके लिए श्रम संघों को बहुत संघर्ष करना पड़ता है या लड़ाई करनी पड़ती है। इन कार्यों के द्वारा श्रमिकों के अनुचित विदोहन अथवा शोषण को रोका जाता है। मतलब संघर्ष के जो कार्य हैं इनका कार्य आमतौर पर लड़ने से लगाया जाता है और श्रमिकों का जो अनुचित विदोहन होता है या जो अनुचित शोषण होता है उसको रोकने के लिए संघर्ष के कार्य किए जाते हैं। मालिकों द्वारा मजदूरों की मजदूरी में से अनुचित रूप से कटौती करने या उनसे अनुचित रूप से अधिक कार्य करवाने या बोनस का भुगतान न करने आदि परिस्थितियों में श्रम संघों को संघर्ष के कार्य करने पड़ते हैं। कार्ल मार्क्स ने बड़ा उचित लिखा है कि दुनिया के श्रमिकों एक हो जाओ, आपको कुछ भी हानि नहीं है लेकिन आप अपने अधिकार खो दोगे। तो कार्ल मार्क्स ने कहा, वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, यू हैव नथिंग टू लूज बट योर क्लेम्स। मतलब कार्ल मार्क्स का कहना यह था कि दुनिया भर के मजदूरों आप एक हो जाओ, और एक नहीं होगा तो क्या होगा, आप अपने अधिकारों को खो देंगे। तो ये कार्ल मार्क्स का कहना था। अब संघर्ष के कार्यों में क्या होता है, संघर्ष के कार्य करने के लिए हड़ताल एवं सामूहिक सौदेबाजी इत्यादि का सहारा लेना पड़ता है। यह श्रम संघों का वैसे तो अंतिम कार्य होना चाहिए, हड़ताल करना या तालेबंदी करना या इसी प्रकार के कोई अन्य कार्य करना, लेकिन दुर्भाग्यवश ये कार्य आज प्रमुख कार्य या हम कह सकते हैं प्राथमिक कार्य बन गया है। सामान्यतः संघर्षात्मक कार्यों में निम्न क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं। पहला, सामान्य हित में सामूहिक सौदेबाजी करना, दूसरा व्यक्तिगत हित के विचार विमर्श करना और तीसरा आवश्यकता पड़ने पर हड़ताल की व्यवस्था करना।
मतलब अगर आवश्यक हो, यदि बहुत ज़रूरी है, तो हड़ताल की व्यवस्था करने का काम भी इनका होता है। दूसरा है कल्याणकारी या बाहरी कार्य। श्रम संघ का द्वितीय महत्वपूर्ण कार्य जो है, श्रमिकों के हितों में कल्याणकारी कार्य करना, वेलफेयर एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना इनका दूसरा महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। श्रम कल्याणकारी कार्यों के अंतर्गत श्रम संघ सेवा योजकों को कानूनी रूप से श्रम कल्याण के कार्यों करने के लिए तो कहते ही हैं, लेकिन कानून के अतिरिक्त भी अन्य प्रकार के कल्याणकारी कार्य श्रमिकों से यदि रिलेटेड है, उनको करने के लिए भी दबाव डालते हैं। मतलब श्रम कल्याणकारी का मतलब ये हुआ कि लेबर वेलफेयर के लिए जो कार्य किए जाने हैं, एक तो कानूनी रूप से जो किए जाने हैं उनके लिए तो दबाव डालते ही हैं, लेकिन कानून के अतिरिक्त भी यदि किसी प्रकार के लेबर वेलफेयर एक्टिविटीज़ हैं, उसके लिए भी ये उनसे कहते हैं। ये श्रमिकों के शारीरिक, सामाजिक, मानसिक तथा आर्थिक सभी क्षेत्रों में उत्थान लाने का प्रयास करते हैं। सामान्यतः इन कार्यों में निम्नलिखित को सम्मिलित किया जाता है। मतलब कल्याणकारी कार्यों में किनको सम्मिलित किया जाता है? पहला, श्रमिकों में परस्पर बंधुत्व व सहयोग की भावना पैदा करना, जिससे वे आपस में सुख दुख बांट सकें, पहला। दूसरा, उनकी शिक्षा की व्यवस्था न्यूनतम खर्च पर करना, जिससे श्रमिक भी भविष्य में कुछ कर सकने का ख्वाब देख सकें। मतलब यदि श्रमिक शिक्षित होगा तो वो ज़्यादा अच्छा कुछ कर सकेगा और ऊंचे ख्वाब वो भी देख सकेगा। तीसरा, उनका सांस्कृतिक विकास कर उन्हें देश के अच्छे नागरिक बनाने में सहयोग देना। मतलब सांस्कृतिक रूप से कल्चरली भी उनको स्ट्रॉन्ग बनाना, ताकि वो एक अच्छा नागरिक बनने में सहयोग दे सकें। इसके बाद उनको चिकित्सा संबंधी समस्त अच्छी सुविधा दिलवाकर उन्हें हमेशा स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं। बेकारी व हड़ताल के समय उन्हें उचित परामर्श देने व आर्थिक सहायता देकर उनकी दुर्बलता को मिटाने में सहायक होते हैं। श्रमिकों के लिए वाचनालय, पुस्तकालय व मनोरंजन की व्यवस्था भी ये करते हैं। श्रमिकों को सस्ता अनाज, कपड़े व सस्ती आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करवाते हैं। स्त्री श्रमिकों के लिए उचित व आरामदेह व्यवस्था भी करवाते हैं और अंत में कानूनी परामर्श देते हैं। तो ये कुछ बाहरी कार्य हैं श्रम संघों के, जो हर एक प्रकार के श्रम संघों के द्वारा अपने श्रमिक भाइयों के लिए या उनके हितों के लिए किए जाते हैं। तो श्रम कल्याणकारी कार्यों में दोनों ही कार्य आ गए। मैंने जैसा आपको बताया कि एक कार्य तो वो है जो कि कानूनन इनको करने ही पड़ते हैं, उसके लिए भी ये दबाव डालते हैं, और श्रमिकों के कल्याण के लिए जो कानून में कुछ चीज़ें नहीं दी गई, उसके अतिरिक्त भी जो किया जा सकता है, उसके लिए भी ये दबाव बनाने का कार्य करते हैं। तो ये दो कार्य हुए अब तक, आंतरिक या संघर्ष के कार्य, दूसरा बाहरी या कल्याणकारी कार्य। अब तीसरा कार्य जो है वह है प्रतिनिधिक कार्य या रिप्रेजेंटेटिव फंक्शन। अब प्रतिनिधिक कार्य का मतलब क्या है कि सेवा नियोजकों के साथ सौदा करना तथा अन्य विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने का कार्य श्रम संघ को करना पड़ता है। मतलब ये श्रमिकों के प्रतिनिधि हैं, तो क्योंकि ये श्रमिकों के प्रतिनिधि हैं चुने गए, तो इनको जो सेवा योजकों के साथ सामूहिक सौदेबाजी करनी पड़ती है श्रमिकों की तरफ से, या कोई अन्य कार्य करना पड़ता है, तो ये श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी प्रकार यदि न्यायालय में, कोर्ट में कोई कोर्ट केस विचाराधीन है, तो उसमें भी ये श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी प्रकार से कोई राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई सम्मेलन हो रहा है, कोई संगोष्ठी हो रही है, तो उसमें भी ये अपने श्रमिक भाइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं, अपने विचार प्रकट करते हैं। सेवा योजकों या सरकार द्वारा बनाई गई जो विभिन्न समितियां होती हैं, या तो सेवा योजक कोई एम्प्लॉयर कोई समितियां बनाते हैं, या सरकार के द्वारा किसी प्रकार की कोई समितियां बनाई जाती हैं लेबर वेलफेयर के लिए, तो ये उन समितियों में अपने प्रतिनिधि भेजकर श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इस प्रकार ये इनका प्रतिनिधिक कार्य, प्रतिनिधिक मतलब कि ये श्रमिकों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, और जहाँ जहाँ भी श्रमिकों को रिप्रेजेंटेशन किया जाता है वो इनके माध्यम से ही किया जाता है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर की सेमिनार हो, कोई संगोष्ठी हो, चाहे कोर्ट में श्रमिकों का कोई पक्ष रखना हो, चाहे सेवा योजकों के साथ कोई सौदेबाजी करनी हो, या श्रमिकों को अन्य प्रकार के कोई कार्य करने हो, उन सब में ये प्रतिनिधित्व का कार्य करते हैं। चौथा है संचार कार्य। संचार कार्य या कम्युनिकेशन वर्क जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्क है, हम सभी जानते हैं। वर्तमान युग में संचार क्रांति सी आ चुकी है, और कम्युनिकेशन जितना फास्ट और जितना क्विक होगा उतना अच्छा माना जाएगा।
तो आधुनिक श्रम संघों का एक प्रमुख कार्य श्रम संघों का प्रमुख कार्य संचार का भी हो गया है। प्रत्येक श्रम संघ जो है अपने सदस्यों को, वो अपने नीतियों को, अपने कार्यक्रम को, अपनी क्रियाओं को या अपने जो भी प्रयास करते हैं उनसे वो निरंतर अवगत कराते रहते हैं। मतलब अपने जो श्रमिक भाई हैं, जो श्रम संघ के सदस्य हैं, उनको अपनी नीतियों से, अपने प्रयासों से बताते रहते हैं कि भाई हम ये प्रयास कर रहे हैं, ये हमारी नीतियाँ हैं, ये हमारी कार्य पद्धतियाँ हैं, ये कार्यक्रम हैं इत्यादि। वे समय समय पर प्रबंधकों से या श्रम समस्याओं पर कोई वार्ता सेवायोजकों से होती है तो उसकी भी चर्चा करते हैं, उसके बारे में भी उनको बताते हैं, उसके बारे में विज्ञप्तियां भी जारी करते हैं। ये अपनी पत्र पत्रिका या समाचार पत्र भी निकालते हैं जिनके माध्यम से अपने द्वारा किए गए कार्यों को बताते हैं। और यदि कोई बड़ा आंदोलन करते हैं और उसमें उनको कोई सफलता हासिल लग जाती है तो ये उस सफलता को बताने में भी पीछे नहीं छूटते और ये कई बार इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस तक आयोजित करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मीडिया को भी बताते हैं और श्रमिक भाइयों को भी बताते हैं कि क्या बड़ी सफलता हासिल की है। तो संचार का काम भी इनका एक बड़ा महत्वपूर्ण काम हो गया है, क्योंकि अगर ये श्रमिकों के हितों के लिए कार्य कर रहे हैं और जिनके हितों के लिए कार्य कर रहे हैं उनको ही नहीं पता कि इन्होंने क्या कार्य किया तो क्या फ़ायदा। तो अपने द्वारा किए गए जो भी प्रयास होते हैं, श्रम संघों के माध्यम से जो ये प्रयास करते हैं, अपनी नीतियाँ बनाते हैं, कार्यक्रम बनाते हैं या कोई प्रयास करते हैं, तो वो सब प्रयासों को अपने श्रमिक भाइयों को बताने के लिए उचित कम्युनिकेशन की व्यवस्था भी करते हैं। नेक्स्ट है शोध कार्य। शोध या रिसर्च, ये भी श्रम संघों का, बड़े श्रम संघों का एक महत्वपूर्ण कार्य है और कई श्रम संघों ने इस प्रकार के कार्य को करना शुरू कर दिया गया। इनकी शोध व्यावहारिक उद्देश्यों से प्रेरित होती है, मतलब इनकी जो शोध है, रिसर्च है, वो व्यावहारिक उसका उद्देश्य होता है, प्रैक्टिकल अप्रोच उसकी होती है। दूसरे शब्दों में यदि कहें तो श्रम संघ उन पहलुओं पर या उन मुद्दों पर शोध करते हैं जिससे उन्हें प्रबंधकों या न्यायालय के समक्ष अपनी मांगों या दावों को तर्कसंगत सिद्ध करने में मदद मिल सके। मतलब ये उन मुद्दों पर या पहलुओं पर शोध करते हैं जिससे कि प्रबंधकों या न्यायालयों के समक्ष अपनी मांगों या दावों को तर्कसंगत तरीके से सिद्ध करने में मदद मिल सके। इस हेतु श्रम संघ सामान्यतः निम्नलिखित प्रकार की सूचनाएं एकत्र करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं तथा आवश्यक विवरण तैयार करते हैं। मतलब शोध में क्या करते हैं, ये कुछ सूचनाएं एकत्र करते हैं, जो भी मैं बताऊंगा कौन कौन सी सूचनाएं एकत्र करते हैं, फिर उनका विश्लेषण करते हैं और आवश्यक विवरण तैयार करते हैं। जैसे क्या सूचनाएं एकत्र करते हैं, अपनी प्रतिस्पर्धी या अन्य संस्थाओं में विद्यमान पारिश्रमिक की दरों, भत्तों, छुट्टियों, श्रम कल्याण कार्यों, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के बारे में तथ्य एवं आंकड़े एकत्र करना। मतलब शोध का विषय क्या होता है कि प्रतिस्पर्धी संस्थाओं में विद्यमान श्रमिकों जो हैं उनकी पारिश्रमिक की दरें क्या हैं, रेट्स ऑफ वेजेस क्या हैं, उनके भत्ते उनको क्या मिलते हैं, छुट्टियां क्या हैं, लेबर वेलफेयर एक्टिविटीज़ क्या हैं, सोशल सिक्योरिटी की योजनाएं क्या क्या चल रही हैं, इस बारे में आंकड़े एकत्र करना। क्योंकि ये आंकड़े एकत्र करने के पश्चात ये न्यायालय में या सेवा आयोजकों के सामने शोध कर इन विषयों पर उनके सामने तर्कसंगत तरीके से अपने बयान दर्ज करा सकते हैं। दूसरी सूचनाएं क्या ये करते हैं, प्रबंधकों के साथ वार्ता हेतु श्रम संघ के पदाधिकारियों के लिए तथ्यात्मक विवरण तैयार करना। मतलब प्रबंधकों के साथ जब वार्ता हो तो श्रम संघ के पदाधिकारियों के लिए तथ्यात्मक विवरण तैयार करना, कि कोई एनालिटिकल रिपोर्ट तैयार करना ताकि श्रम संघों को वार्ता करने में आसानी रहे। फिर न्यायालय में चल रहे मामलों में अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए तथ्यात्मक विवरण तैयार करना। मतलब न्यायालय में यदि कोई मामला लंबित है तो उसके संदर्भ में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के तथ्यात्मक विवरण तैयार करना। चौथा, देश में मुद्रा प्रसार, रोजगार, वेतनमान, उद्योगों में उत्पादकता आदि का श्रमिकों के हितों पर प्रभाव का विश्लेषण करना। और पांचवा, श्रमिकों के विकास के लिए नवीन प्रबंधकीय एवं तकनीकी उपायों का अध्ययन एवं विश्लेषण करना। तो ये कुछ सूचनाएं हैं जो ये एकत्र करते हैं और इन सूचनाओं को एकत्र करने के पीछे भावना रहती है कि इन सूचनाओं को एकत्र करके इनको एनालाइज किया जाए, उनका विश्लेषण किया जाए और एक ऐसा विवरण तैयार किया जाए ताकि यदि सेवा योजकों या सरकार के द्वारा जब भी इनको बुलाया जाए वार्ता के लिए तो ये अपनी बातों को तर्कसंगत तरीके से प्रस्तुत कर सकें और अपनी बातों को मनवा सकें। तो इनका एक जो बड़े श्रम संघ हैं उनका एक कार्य शोध का भी माना गया है। छठा कार्य है राजनीतिक कार्य। श्रम संघ
राजनीतिक या पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में भी काफ़ी रुचि लेते हैं, राजनीतिक कार्यों में काफ़ी रुचि लेते हैं। राजनीति करना ही वैसे देखा जाए तो श्रम संघों का उद्देश्य भी होता है। इंग्लैंड के जो श्रम संघ हैं वो हम कह सकते हैं कि राजनीतिक कार्यों में सबसे अधिक प्रगतिशील है, सर्वाधिक प्रगतिशील है। प्रत्येक प्रजातंत्री देश में श्रम संघों के राजनीतिक कार्य जो हैं बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब जो भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, इन सब कंट्रीज़ में जो श्रम संघों के राजनीतिक कार्य होते हैं ये बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। श्रम संघ अपनी ओर से लोकसभा में, विधानसभा में, नगर निगमों में, नगर पालिकाओं में या पंचायतों में भी अपने लोगों को भेजकर चुनाव के लिए इनको खड़ा करते हैं, और यदि लोकसभा या विधानसभा में उनको बहुमत मिल जाता है तो वो अपनी सरकार भी बना लेते हैं। कार्ल मार्क्स के अनुसार श्रमिकों के राजनीतिक आंदोलन का मुख्य उद्देश्य अपने लिए राजनीतिक सत्ता को प्राप्त करना ही है। मतलब कार्ल मार्क्स का ये कहना था कि श्रमिकों के राजनीतिक आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? अपने लिए राजनीतिक सत्ता को प्राप्त करना है। इंग्लैंड में ऐसा कई बार हो चुका है और भारतवर्ष में ऐसा अभी तक नहीं हुआ कि लेबर्स की तरफ से कोई पार्टी बनाई गई हो और उसने लोकसभा, विधानसभा या किसी अन्य स्तर पर अपना पार्टी मतलब इलेक्शन जीतकर सरकार बनाई हो। हाँ, श्रम संघों के पूर्ण विकास के बाद ऐसा होना असंभव भी नहीं है, लेकिन इंग्लैंड वगैरह में श्रम संघों ने कभी कभी पार्टियां बनाई और जीत भी बड़े पैमाने की हासिल की है। वहाँ पर लेबर पार्टी भी एक जानी जाती है। तो श्रम संघों का एक कार्य राजनीतिक कार्य भी माना गया है। और अंतिम कार्य है विकासात्मक कार्य या डेवलपमेंटल कार्य। यद्यपि जो श्रम संघ हैं इनके बारे में लोग जो धारणा रखते हैं वो धारणा ये रखते हैं कि श्रम संघ जो होते हैं नेगेटिव अप्रोच के होते हैं, नेगेटिव माइंडसेट के होते हैं, और श्रम संघों का आमतौर पर कार्य जो है वो नेगेटिव ही होता है। ये हड़ताल करते हैं, ये तालाबंदी करते हैं, या इस प्रकार की मारपीट करते हैं, या इस प्रकार की अन्य घटनाओं में लिप्त या संलग्न पाए जाते हैं। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता कि सभी श्रम संघ जो हैं हर समय हड़ताल करते हैं या तालाबंदी करते हैं या मारपीट की घटनाएं करते हैं। ऐसा नहीं होता है। ये विकासात्मक कार्यों पर भी जोर देते हैं। कई श्रम संघ इस प्रकार के हैं जो अपने मजदूर भाइयों को प्रेरणा देकर बहुत अधिक उत्पादन करने पर जोर देते हैं। कई बार श्रम संघों में देखा भी गया है कि जब मुद्रास्फीति की कोई दौर आता है या कोई संकटकालीन स्थिति आती है तो ये मालिकों के लिए भी रक्षा कवच बनकर उपस्थित हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, और श्रमिकों को अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा मोटिवेट करके, अभिप्रेत करके अधिक बढ़िया काम करने के लिए भी प्रेरित करते हैं, और उसका परिणाम ये होता है कि देश का उत्पादन बढ़ता है। तो ऐसा नहीं है कि जो श्रमिक हैं ये केवल और केवल हड़ताल करते हैं या तालाबंदी करते हैं या मारपीट की घटनाएं करते हैं या दबाव की राजनीति करते हैं, ऐसा नहीं है। आमतौर पर ये सकारात्मक भी होते हैं। बहुत से जो श्रम संघ हैं वो सकारात्मक भी हैं। वो सेवा योजकों का भी भला देखते हैं कि सेवा योजक किस प्रकार से ऐसा काम करें कि उनका भी भला होता रहे और श्रमिकों का भी कोई नुकसान न हो। तो ये लोग बीच का रास्ता अपनाते हैं और विकासात्मक कार्यों को करने का प्रयास भी करते हैं। तो ये मैंने आपको कुछ कार्य बताए जो आमतौर पर श्रम संघों द्वारा अपने श्रमिक भाइयों के लिए किए जाते हैं। तो वैसे तो श्रम संघों के कार्य की सीमा कोई नहीं है। जैसे जैसे श्रम संघों का विकास हुआ इनके कार्यक्षेत्र की सीमाएं भी बढ़ती जा रही हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो मेन जो कार्य है श्रम संघों का वो अपने श्रमिक भाइयों के हितों की रक्षा करना होता है। और उसके लिए जो ये कार्य करते हैं उसके कार्यों को हमने 7 भागों में बांटा। जैसे पहला आंतरिक अथवा संघर्ष के कार्य, दूसरा कल्याणकारी या बाहरी कार्य, तीसरा प्रातिनिधिक कार्य, चौथा सूचना कार्य, पाँचवा शोध कार्य, छठा राजनीतिक कार्य और 7वां विकासात्मक कार्य। तो ये मोटे रूप में हम कह सकते हैं कि श्रम संघों के कुछ कार्य हैं जो कि आमतौर पर सभी श्रम संघों के द्वारा किए जाते हैं। तो विद्यार्थियों, जैसा कि आपको मालूम है कोरोना का दौर चल रहा है और इस दौर में हम लोग वीडियो क्लास के माध्यम से आपको लेक्चर्स पहुंचा रहे हैं। जैसा कि मैं आमतौर पर आपसे हर वीडियो में कहता हूं कि यदि आपको किसी टॉपिक को समझने में कोई दिक्कत हो
कोई परेशानी हो तो आप मुझसे व्यक्तिशः, मेरा फ़ोन नंबर आपके पास है, संपर्क कर सकते हैं। मैं आपके लिए सदैव तैयार हूँ। और वीडियो लेक्चर के अलावा भी मैं समय समय पर आपको ई कंटेंट भी भेजता रहता हूँ आपके विषय से संबंधित। यदि उस ई कंटेंट में भी किसी प्रकार की कोई परेशानी हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप मुझे अपने सुझाव भी भेज सकते हैं। आपके सुझावों का मैं स्वागत करूँगा। धन्यवाद।